अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम देख रहा है पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट मोहम्मद यासर। नाज़रीन, मौका और इस वक्त जो सूरत हाल है इसके हवाले से आज ख़ास तौर पर अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। हालात हाज़रा के ऊपर नज़र रखना इस वक्त बेहद ज़रूरी है। यकीनन आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी, इस वक्त जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसके अंदर एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है और वो जंगबंदी के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ जब ये फ़ैसला सामने आया उसके बाद से हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ख़ास तौर पे ऑयल की जो प्राइसेस है उसमें गैर मामूली कमी हमें देखने में आई है। उसके साथ साथ होता क्या रहा है कि ये जो पिछले 24 घंटे थे ये बहुत ही ज़्यादा अहम थे और उससे पहले की अगर बात कर ली जाए जो एक डेडलाइन का ख़ास तौर पे तस्करा होता रहा वो सबसे ज़्यादा अहम और ज़रूरी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक धमकी दी गई थी और जिसमें बड़े वाशकाफ अल्फाज में इस चीज़ को बताया गया था और ये वार्निंग दी गई थी कि अगर ईरान ने कोऑपरेट ना किया ख़ास तौर पे यूरेनियम के हवाले से तो उनके ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक की जा सकती है और ये एंटिसिपेट किया जा रहा था कि हो सकता है कोई एटॉमिक इन्वेजन जो है वो किया जा सकता था। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि सूरत हाल अब खतरे से काफ़ी हद तक बाहर हो चुकी है और सीज़ फायर का बाकायदा ऐलान हो चुका है। इस सारे एपिसोड के अंदर जो सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ थी या जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था वो डिप्लोमेसी का था और डिप्लोमेसी के चैनल के हवाले से ही पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क उभर कर सामने आया जिसका जिक्र या तस्करा इस वक्त पूरी दुनिया में हो रहा है। और क्यों ना हो, क्योंकि ये एक इंतहाई गैर मामूली एफ़र्ट थी पाकिस्तान की इस वक्त जो रूलिंग बॉडी है उसकी जानिब से और ख़ास तौर पे जो CDF हैं, चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी जानिब से ये इंतहाई गैर मामूली एक कोशिश थी जो कि रंग लेकर आई है। और इस वक्त भी आज सुबह तक मैं देख रहा था जितने भी दुनिया भर के अखबारात हैं अगर आप उनको आज गो थ्रू करें तो उसके अंदर सब जगह सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है और वही है कि पाकिस्तान की जो गैर मामूली कोशिशें थी इसकी वजह से दुनिया एक बहुत बड़ी तबाही से बच गया। बहरहाल सीज़ फायर का तो ऐलान अब हो चुका है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। ये 2 हफ्ते के लिए जो सीज़ फायर हुआ है इसमें अब देखना ये है कि दोनों हरीफ जो हैं, बल्कि तीनों हरीफ इसको कह लीजिए क्योंकि इसमें इसराइल और अमेरिका एक तरफ है और इसके अलावा ईरान एक तरफ है, अपने बात के ऊपर कायम रहते हैं क्योंकि इस वक्त एक तनाज़ा अभी भी मौजूद है लबनान के हवाले से और वहाँ पे इसराइल की जानिब से जारियत का सिलसिला आज सुबह भी जारी रहा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो दोबारा से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खड़ा हो सकता है। और अब इसके बाद जो अगली एपिसोड है वो है इस्लामाबाद के अंदर और इस वक्त आप ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया का इस वक्त जो मरकज़ है, जो महवर है, वो सिफारतकारी का वो इस्लामाबाद बन चुका है। और ये एक बड़ी गैर मामूली सी एक बात है कि इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें जो है वो इस्लामाबाद में जमा हो रही हैं और आने वाले वक्त के लिए लाएअमल को तय किया जाएगा कि ये जो जंगबंदी है इसको मज़ीद कैसे दवाम बख्शा जाए। न सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये जो 10 नुकाती एजेंडा सामने आया है ईरान की जानिब से इसके ऊपर कैसे अमल दरामद है उसको यकीनी बनाया जाए और अमेरिकन जो अथॉरिटीज़ हैं वो किस हद तक इस हवाले से कोऑपरेट करेंगी और साथ साथ ईरानियन जो अथॉरिटीज़ हैं प्लस ये कि इसमें इसराइल भी क्योंकि शामिल है समहाउ तो उसको कैसे पाबंद करना है ये भी डायलॉग के ज़रिए ही तय होना अभी बाकी है। और बाकी जो रेस्ट ऑफ द रीजन है उसके अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है उसको कैसे अंडर कंट्रोल करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अमेरिका को समहाउ इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है क्योंकि अगर ईरान के ऊपर मज़ीद कोई कार्रवाई की तो रिटेलिएशन इससे ज़्यादा उसको सामना करना पड़ेगा और जो लॉसेस हैं जो इनकर्ड हुए हैं इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा मुमकिन है आने वाले वक्तों में हो और अगर खुदा न करिए कॉन्फ्लिक्ट और जब दोबारा से अगर खड़ा हुआ तो फिर मज़ीद तबाही लेकर आएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा जो चैलेंज रहा है पिछले 1 महीने या 1 महीने से ज़्यादा 38 और 39 डेज़ के करीब ये दिन बनते हैं, उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज पूरी दुनिया के लिए रहा वो एक इकोनॉमिक चैलेंज था। तो बहरहाल इसको देखना है कि कैसे कैटर करना है और ये जो डायलॉग हैं ख़ासतौर पर इस्लामाबाद अकॉर्ड सबसे ज़्यादा इस वक्त ये इम्पोर्टेंट मीटिंग बन चुकी है पूरी दुनिया के लिए और कोशिश करेंगे इस हवाले से ही आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं जंग के बाद या पोस्ट वॉर सिचुएशन है उसको कैसे अब आगे लेकर चलना है, इकोनॉमिक चैलेंजेस को कैसे टैकल करना है, ये हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि अब सवाल ये हो रहा है कि अगर ये मामला सेटल हो जाता है तो फिर जो हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम हैं, चैलेंजेस हैं, उनको हमने कैसे सेटल करना है एंड वंस एंड फॉर ऑल अब लोग डिमांड कर रहे हैं कि इसको सेटल किया जाए। और इन्फ्लेशन जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमेशा से सारी हुकूमतों के लिए रहा है
उसको अंडर कंट्रोल कैसे किया जाए, ये आज हमारा मौजू है। इसके ऊपर कोशिश करेंगे आज अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ अब से कुछ देर बाद वीडियो लिंक के ज़रिए और टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी इन तमाम मामलात के हवाले से, खुलकर इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक एक हमें यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए, देख रहा है पाकिस्तान। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, देख रहा है पाकिस्तान में। और ब्रेक पे जाने से पहले और प्रोग्राम की इब्तिदा में कुछ बात हुई आम खबरों के हवाले से। एक बड़ी डेवलपमेंट रीजन में होने जा रही है और मरकज़ निगाह इस वक्त पाकिस्तान है और इस्लामाबाद है। बड़ी गैर मामूली इस वक्त सूरत हाल है। यकीनन पूरी दुनिया की नज़रें इस मीटिंग के ऊपर हैं जहाँ पर यह फैसला होने वाला है कि आने वाले वक्त में क्या हिकमत अमली तय की जाएगी और ये जो सीज़ फायर का मामला है इसको कैसे दवाम बख्शा जाए या इसको हमेशा के लिए वंस एंड फॉर ऑल इसको कैसे इशू को रिजॉल्व किया जाए, ये समझना ज़रूरी है। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं मुबशर मीर साहब, जो कि एक सीनियर एनालिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं। उनको मैंने ज़हमत दी है, उनको खुशामदीद कहूँगा। मीर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मीर साहब, सबसे पहले तो एक बड़ा बुनियादी सवाल है जो कि सब जानना चाहेंगे। इससे पहले ये जो निगोशिएशंस हुई हैं या सीज़ फायर हुआ है, एक एपिसोड अगर पहले देखें तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन कोशिश कर रहे हैं कि टाइम बाय करें। क्या ये वाक़तन टाइम बाय किया है या एक सिंसियर एफर्ट नज़र आ रही है कि मामले को वंस एंड फॉर ऑल जो है वो रिजॉल्व किया जाए? पहले तो चाहूँगा इसके हवाले से थोड़ी सी आपकी राय जान लेता हूँ जी। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप देखें, जो हिस्ट्री है ना, वो हमेशा बंदे के साथ जो होती है वो, और किसी भी इदारे के साथ होती है, कंट्री के साथ होती है, वो उसकी पूरी फिलॉसफी को अय्यार करती है। तो अभी रिसेंट जब ये जंग स्टार्ट हुई थी तो आपको याद होगा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे। जी जी। और उस मुज़ाकरात को अभी मेरा ख्याल है कोई हतमी नतीजे तक पहुंचने में कुछ टाइम बाकी था। तो उन्होंने एक अचानक हमला किया जिसमें आयतुल्लाह अली खामेनाई साहब को शहीद कर दिया और उनके साथ उनके कितने रफ़क़ा भी शहीद किए। अब देखें, ये एक डिसेप्शन जो अमेरिका की तरफ से हुई और ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठे हुए उन्होंने अचानक हमला किया, तो ट्रस्ट लेवल तो आप समझ लें कि ज़ीरो है। और माजी में जो मुज़ाकरात हुए हैं, और पहले जब एक एग्रीमेंट हो गया था ईरान का, लेकिन जब यही ट्रंप साहब अपनी पहली टर्म में आए थे तो इन्होंने ईरान के साथ जो था वो मुआहदा खत्म किया। बिल्कुल। तो ट्रंप की जो हिस्ट्री विद ईरान है वो तो ईरान के लिए जो है वो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी नहीं है कि वो इनके ऊपर एतबार करते हुए इनकी सारी बातें मान लें। ठीक है। अब ये होगी तारीख। अब अगर अभी का देखें तो अभी भी आप देखें कि जो अब हम हैं, और कल जैसे भी ऐलान भी हो गए, बहुत ज्यादा उस पे शादियाने भी बच गए जी, लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो अटैक शुरू कर दिए गए और लेबनान में एक इंतहाई वैश्याना किस्म की जो है वो बमबारी करके ऐसा ही है, 254 के करीब लोग इसमें सबोताज कर दी। अब मेरा ख्याल है कि देखें, ईरान को एक चीज तो ईरान ने साबित की है 40 दिनों में और उससे पहले 12-13 दिन की लड़ाई में कि आप हमें जो है वो घुटने टेकने पे मजबूर नहीं कर सकते। अच्छा भी सीन हो जी। मीर साहब, मैं इधर रुकूंगा जरा। एक और बड़ा इसमें अहम नुक्ता है, जैसे आपने सैबोटाज की बात की है ना, तो ये तो सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि इसमें एक तीसरा फरीक भी है और जो मेन कल्प्रेट है वो इजराइल है। अब उसको कैसे पाबंद किया जाए ये ज़रा समझना ज़रूरी है। मेरे साथ दीगर मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, उनको भी मैं वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और साथ साथ डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करूंगा। आप दोनों हजरात का भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा बाबर साहब आपकी तरफ आऊँगा, यही सवाल आपके सामने रखूँगा कि ये टाइम बाय करने की कोशिश की गई और साथ साथ ये कि ये जो बात है अभी सैबोटाज की, अगर ये इनिशिएट किया गया
तो मेरे ख्याल में तो आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होंगे और वो सबको फेस करने पड़ेंगे। तो आपकी क्या राय है? जैसे अभी मीर साहब फरमा रहे थे कि एक हिस्ट्री रही है ट्रंप की कि वो डायलॉग के बीच में इस तरह का जो एडवेंचर करने का मेरे ख्याल में एक उनकी हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है। अगर इसी को आगे कैरी किया तो मेरे ख्याल है अब तो पहले से ज़्यादा सूरत हाल क्रिटिकल हो जाएगी। व्हाट डू यू हैव टू से? देखिए, जब अगर मुज़ाकरात कामयाब खुदा न ख़ास्ता नहीं होते और सिचुएशन बैक टू स्क्वायर वन हो जाती है, फिर तो डेफ़िनेटली वो तो अच्छा किसी के लिए नहीं होता। उससे तो फिर जंग बढ़ती है, नुकसान बढ़ता है, फिर उसमें बहुत सारी ऐसी इवेंचुअलिटीज़ भी आ जाती हैं जो कि बंदा उसका इमेजिन भी नहीं कर सकता, तसव्वुर भी नहीं कर सकता। लेकिन आई पर्सनली फ़ील कि जब अमेरिका ने एग्री किया, सीज़ फायर हो गया, ईरान ने भी एग्री किया, विद रिजर्वेशन बेशक किया, हुँ, तो अभी यही तो चीज़ें मुज़ाकरात में डिस्कस होनी है ना जी। मुज़ाकरात के दौरान बहुत ज़्यादा पॉइंट डिस्कस करने वाले नहीं होंगे, 2 से 3 पॉइंट होंगे हुँ, जो कि डिस्कस होंगे। उसपे दोनों साइड्स, और अच्छी बात ये है कि दोनों साइड्स के बड़े हाईली पावर्ड डेलीगेशंस हैं, राइट। जो कि डिसीजन ले सकते हैं, जो कि और यही इससे अच्छी सबसे अच्छी बात भी यही है, दैट शोज़ कि सीरियसनेस दोनों साइड पे है। हुँ, और जब डूएबल चीज़ें हों, जब मीडिएशन पाकिस्तान जैसा मुल्क कर रहा हो और हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप की सिंसेरिटी सबको पता है, हुँ। तो फिर उम्मीद ये रखनी चाहिए किसी न किसी आप अच्छे नतीजे पे पहुंचेंगे। कंक्लूजन कोई ना कोई निकल आएगा। और ठीक। प्रॉब्लम प्रॉब्लम जो है ना, जो इश्यूज सब मेरे नजदीक जो है वो 2 इश्यूज जी। बेसिकली जिन पे कुछ ज्यादा डिस्कशन की भी बात होगी या हुँ, कुछ जिस पे एवरीबॉडी इज कीपिंग हिज फिंगर क्रॉस्ड। एक है कि इसराइल की मुसलसल वायलेशन, और हुँ, इसराइल को कौन कंट्रोल करेगा और उसकी गारंटी कौन देगा। डेफिनेटली हुँ, इसराइल की गारंटी अमेरिका को ही देनी पड़ेगी, बावजूद इसके कि डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हो, बड़े इसराइल नवाज हैं, और नेतन्याहू के वो मुकम्मल आप कह सकते हैं उसके हुँ। ओवरऑल उसने उनको हेपेटाइज किया हुआ है। जी, लेकिन जी। क्या अमेरिका या डोनाल्ड अपैरेंटली ट्रंप ऐसा ही है, बिल्कुल। अभी मजीद ये चाहेंगे कि इसराइल की वजह से वो मजीद एम्बेरस हो दुनिया में? हुँ, और क्या हुँ, वो चाहेंगे कि इसराइल की वजह से वो अपनी कमिटमेंट पूरी ना कर सके, उनको ऐसा लेबल लग जाए कि ये हुँ। तो बात पे कायम नहीं रहते? तो उनको इसराइल की गारंटी तो देनी पड़ेगी। बिल्कुल दूसरी ठीक जो है। आप डिस्कस कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की हिस्ट्री, तो हुँ, किसी को तो अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की भी गारंटी देनी पड़ेगी। हुँ। अभी इस तरह की शख्सियत की गारंटी देना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी अपनी गारंटी नहीं दे सकते। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ठीक और है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि मैं आपको पहले कहा कि हर मसले का हल मौजूद होता है अगर आपकी नीयत ठीक हो। तो दैट ये इज़ भी वेरी मसला इम्पोर्टेंट, कोई ऐसा येस। नहीं है। एटलीस्ट आप चांस तो ले सकते हैं। तो लेट्स इस मुज़ाकरात को एक ठीक फेयर है। चांस देते हुए उम्मीद की जानी चाहिए कि इन तमाम हिकअप्स और इन तमाम इश्यूज़ और हुँ। इरिटेंट्स के बावजूद कोई ना कोई बेहतर हल इंशाल्लाह निकले। ऑलराइट, होप फॉर द बेस्ट के आने वाले वक्त में हो सकता है कि मामला सेटल हो जाएं। मैं आऊँगा डॉक्टर मुनव्वर साहब की तरफ। डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब जो कि इंटरनेशनल अफेयर्स के जो है एक्सपर्ट हैं, उनसे ज़रा इस बारे में बात करूँगा। सर ये ज़रा फरमाइएगा मुनव्वर साहब कि ये अभी जैसे बात हो रही थी कि ये ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर बड़ा इन्फ्लुएंस करती है इजरायली लॉबी, और नाम लेते जाएं उनके अपने दामाद भी इसमें जारेड जो कौशनर हैं ये भी शामिल हैं, और बहुत सारे लोग हैं उनके, वो जो वॉर मिनिस्टर उन्होंने लगाए हुए हैं पीट हेड्सेग हैं, ये सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। डू यू थिंक कि ये सस्टेन कर पाएंगे, और ख़ासतौर पे डायलॉग के हवाले से, क्योंकि टर्म्स जो हम देख रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी या वो एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से। बट समहाउ जैसा अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये जो इजराइल इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या ये इसको सैबोटाज कर सकता है? आपकी इसके बारे में क्या राय है, प्लीज? बहुत शुक्रिया आपको, आपकी टीम को, आपके देखने वालों को सलाम, आपके मेहमानों को सलाम। देखिए, अमेरिका में बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं इजराइल की प्रेजेंस के ऊपर। और आपको याद होगा हनुका सेलिब्रेशंस जो थी व्हाइट हाउस में, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि वो अमेरिका की हिस्ट्री में पहले जूइश प्रेसिडेंट है। उनकी जो बेटी है वो भी कन्वर्टेड है, इवांका, यस दामाद यस जैरेड कुशनर वो भी यहूदी हैं। जी। इसके अलावा जोनाथन पाल के मुताबिक अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन में 2 एसेट्स हैं अमेरिका इजराइल के, और वो एडवाइजर्स हैं अमेरिका के। और फिर आपको याद होगा कि ओमान के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि ये वो 2 हजरात हैं जिन्होंने डीरेल किया था अमन का मंसूबा, जो अमान जिसको मीडिएट करवा रहा था। यस यस। और न फकत ये बल्कि स्कॉट ब्रीटर इसके ऊपर बहुत एतराज उठाते रहे हैं। इवन कार्ल टकरसन के एक शो के अंदर एना कैस्पेरियन ने कहा था कि पेंटागन के मीटिंग्स के अंदर इजरायली जर्नल्स बैठकर क्यों इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। आज की खबर मैं आपको देता हूँ। मैगी नामी एक जर्नलिस्ट है अमेरिका की जी। उन्होंने एक खबर
ब्रेक की है। उन्होंने कहा कि ये जो वॉर सिचुएशन रूम है, जी, जहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट भी जाते हैं तो वो अपने मोबाइल फोन बाहर रखते हैं यस, और उसके अंदर की खबर आप बाहर नहीं निकाल सकते, अदरवाइज आप जेल जा सकते हैं। और ये जेडी वेंस साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर ये बात कही थी जब उन्होंने ये कहा था कि जंग सही नहीं जा रही और प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपने जो प्रोफेशनल एडवाइजर्स हैं उनको सुनना चाहिए। बिल्कुल, तो वहां पे नेतन्याहू बैठे हुए थे बिल्कुल इक्वल टर्म्स के साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ। ओह, तो यू कैन इमेजिन कि किस हद बहुत तक बड़ी बात है इन्फ्लुएंस है। ये। लेकिन जी, अब जो एक नया ट्रेंड अमेरिका में उभर रहा है, अलबत्ता वो बड़ा डिफरेंट ट्रेंड है जो न्यूयॉर्क से जिसका आगाज हुआ। और आपने देखा कि न्यूयॉर्क के जो इलेक्शंस थे उसके अंदर किस तरह से जो एंटी ट्रम्प फोर्सेस हैं यस, और जो लेफ्टिस्ट कुव्वतें हैं वो पावर के अंदर आई ममदानी की सूरत में। एग्जैक्टली, इस वक्त जो अमेरिका के जो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए, वो लोग हैं जो इजराइल के खिलाफ इस वक्त बयानात दे रहे हैं। तो जो ट्रेंड है वो इजराइल के खिलाफ बन रहा है। और अमेरिका में इवन जो मागा कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे जो अहम सवाल उठ रहा है वो ये कि क्या अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट है। एग्जैक्टली, इसके अलावा विक्टर ऑर्बन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ हंगरी, आपको याद होगा वो अभी करीब ही में वॉशिंगटन डीसी गए थे और उन्होंने एक बड़ा एक मानाखेज जुमला कहा था जब उनसे पूछा गया कि क्या यूक्रेन जंग जीत सकता है रशिया के खिलाफ। ये सवाल हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प से। जी, तो जी, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा ये मौजूदा ही होगा कि अगर यूक्रेन जंग जीत ले, बिकॉज आप लोग रशियन वॉर मशीन से ना वाकिफ हैं। एग्जैक्टली, उन्होंने एक बयान दिया है जो इकोनॉमिस्ट के फ्रंट पेज के ऊपर पब्लिश हुआ है कि जो मागा का जो लव्ड वन है, मागा जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मागा का जो लव्ड वन है वो अपनी पावर को जल्द खोने लगा है। राइट, यानी रिजीम चेंज होने लगी है अमेरिका के अंदर। ऐसा और नजर इस आ रहा हवाले है से मैं currently, 3 पॉसिबल सिनेरियोज देख रहा हूँ। राइट, एक पॉसिबल सिनेरियो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को 25वें जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की उसके प्रीटेक्स्ट के अंदर पावर से हटा दिया जाए फौरन जी, और जेडी वेंस साहब चार्ज संभाल लें। दूसरा ये है कि डबल सेट ऑफ इम्पीचमेंट जो है वो खड़ी है। एक तो ये वॉर स्टार्ट करने के हवाले से जो वॉर क्राइम्स हुए और दूसरा जो एप्स्टीन फाइल है उसमें -60% पॉपुलैरिटी के मुनव्वर साहब, ऊपर एक चीज आई वुड लाइक टू ऐड हियर, मैं ये जानना चाहूंगा कि इस सारे एपिसोड के अंदर कांग्रेस और रेस्ट ऑफ द अमेरिकन जो इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलिजेंशिया थी, वो कहाँ रही है। लोगों का पब्लिक सेंटिमेंट तो हमें नजर आया, सड़कों के ऊपर आए, लेकिन ये जो इंटेलिजेंशिया है और जैसे मैंने कहा कि जो दीगर लोग थे, इनकी क्या राय है, या आप जैसा भी आपने कहा इम्पीचमेंट को परस्यू करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, क्या उस तरफ जा सकते हैं? क्योंकि ये थोड़ा सा इस वक्त ऐसा लगता है कि प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि जिस तरह के लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एज यू अर्लियर सेड के यहाँ पर नेतन्याहू साइड बाय साइड बैठ के चेयर कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा अलार्मिंग है। अमेरिका की हिस्ट्री एक पूरी रही है, मगर इतना ज़्यादा इसराइल का इन्फ्लुएंस पहले शायद कभी किसी ने विटनेस नहीं किया। तो क्या इतनी आसानी से ये जो पावर शिफ्ट है, ये जो पैराडाइम शिफ्ट है, ये मटेरियलाइज हो सकेगा? इसके ऊपर मैं चाहूंगा जरा एक जुमला कह दीजिए। ये आपको कि इस वक्त 73% अमेरिका की आबादी समझती है ये जंग गलत स्टार्ट हुई है। राइट, पेंटागन के अंदर मोर देन 30 टॉप कमांडर्स ने प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऑर्डर्स को लेने से इनकार कर दिया। और सेंटकॉम को जो इस वक्त कमांड कर रहे हैं जनरल कूपर, उन्होंने भी ये जो न्यूक्लियर वाली धमकी थी उसको ऑनर करने से इनकार कर दिया। इससे पहले आपको याद है कि 15 से 20 कमांडर्स ने, टॉप जनरल्स ने रिजाइन किया। बिल्कुल। और इसके अलावा जो टॉप के 2 स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं अमेरिका में, एक का नाम है जॉन मीरशाइमर, रियलिस्ट हैं, और दूसरे हैं जेफरी सैक्स, वो मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं लाइक स्कॉट रीटर हो गए, कर्नल डगलस हो गए, वो तनकीद करते आपको नजर आ रहे हैं। जर्नलिस्ट जैसे मिसाल के तौर पे टकर कार्लसन है, एना कैस्पेरियन है, क्रिस्टाइन अमानपुरी हैं, ये वो लोग हैं जो कि मुसलसल तनकीद करें। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इंटेलिजेंसिया खामोश बैठी है अमेरिका में, वो तनकीद कर रही है। लेकिन चूंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प को अपनी मौत का भी ख्याल है, इनफैक्ट जो चार्ली क्रिक को जिस तरह हिट किया गया वो एक किस्म का इशारा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। और अगर वो इस डील से पीछे हटते हैं तो आप यू कैन इमेजिन जो जिनके राज भी उनके हाथ के अंदर है, जिसके बारे में
नेतन्याहू कई दफा कहते नजर आया कि आई नो हाउ टू मैनिपुलेट द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स, Alright. वो आगे आग पीछे पानी वाली कैफियत। ऑलराइट मुनव्वर साहब, मैं यहाँ पे रोकूंगा। अब एक स्टेप और आगे जाएंगे ज़रा से। अब आने वाले वक्त में ये जो डायलॉग होने जा रहा है ना, इसके हवाले से गुफ्तगू करूंगा। मैं चाहूंगा ज़रा मुबशिर मीर साहब को भी दोबारा से जो है वो मौका दिया जाए इस हवाले से बात करने के लिए। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा, ज़रा ये डायलॉग के हवाले से बात करें। ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की जो इस वक्त लीडरशिप है वो लाइमलाइट में आ चुकी है और पूरी दुनिया की नज़रें इसके ऊपर हैं। पाकिस्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया और जैसे मैंने कहा कि गोइंग फॉरवर्ड हमें अपने बहुत सारे मामलात को दुरुस्त करना है, तो मेरे ख्याल में ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है जो पाकिस्तान के पास आई है। इसके बारे में क्या राय रखते हैं, और प्लस ये कि जो लीडरशिप ने अब तक का रोल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है, ज़रा कमेंट करें ना इसके ऊपर। जी, ये एक तो बड़ी अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान के तकरीबन आप समझ लें कि अरब दुनिया और ईरान दोनों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के साथ भी फोकस टर्म्स जो हैं हमारी अच्छी हैं, और चाइना और रशिया ये भी एक हमारे आइडियल ताल्लुकात चल रहे हैं, और चाइना से खासतौर पर बहुत आइडियल है। तो एक जो फ्रंट पे लोग हैं और जो बिहाइंड द सीन है, दोनों में हमारी जो है वो अच्छी एक सलाम दुआ मौजूद है डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर। ये बात तो हमारे लिए जो है एक पेची लिए शायद हमें जो है वो इस काम के लिए चुन लिया गया है कि हम इस रोल को बेहतर अंदाज से कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, लेकिन एक सवाल है जो हमें जरूर इसके ऊपर डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये जो कुछ हुआ है, क्या ये ट्रंप का जाती एजेंडा था या अमेरिका की वाकई ही इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा था जिसे ट्रंप पूरा कर रहा? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि ये अमेरिका का अपना, ट्रंप का जाती एजेंडा नहीं है, ये अमेरिका का अपना एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा भी है। अच्छा, वो आप समझते हैं कि उनको मुकम्मल सपोर्ट है? ठीक है, उनकी विम्स पे नहीं होगा। नहीं, इसको ये समझें कि देखें जो मेन लड़ाई है इस कुर्रा अर्ज के ऊपर इस वक्त जी, वो अमेरिका और चाइना की लड़ाई। जी। अमेरिका एक डूबती हुई ताकत है, चाइना एक उभरती हुई ताकत है। ठीक है। चाइना की उभरती हुई ताकत को मुसलसल रोकने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। राइट। अच्छा, वैसे अमेरिका के हर प्रेसिडेंट ने जंगें लड़ी हैं, ये नहीं कि कोई अमन पसंद था तो कोई फलां था, सबने जंगें लड़ी। ठीक है, लिहाजा ये नहीं हम कह सकते कि उनकी है ही मिलिट्री इकोनॉमी, वॉर इकोनॉमी के साथ वो काम करते हैं, लिहाजा जंगें तो वो लड़ते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप देखें कि जो चाइना का राइज हो रहा है दिन ब दिन, और उस राइज में हर मुल्क के राइज में एक चीज इंपॉर्टेंट होती है और वो होती है उसके एनर्जी सिक्योरिटी प्लान। राइट। अमेरिका ने सबसे पहले वेनेजुएला पे अटैक किया, उसके प्रेसिडेंट को उठाया, क्योंकि वेनेजुएला से चाइना सबसे ज्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हासिल करता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा उसका ईरान है, जिसके साथ उसने 2016 में, मैंने दोबारा से कहूंगा, पहले भी मैं अर्ज कर रहा था कि ट्रंप ने मुआहदा तोड़ा था कि क्योंकि चाइना और ईरान के दरमियान एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट सामने आया था, तकरीबन $600 अरब का एक था, और एक मुसलसल चाइना जो है वो ईरान से अपने गैस और उसके अलावा जो है वो फ्यूल हासिल कर रहा है। लिहाजा एनर्जी जो चाइना हासिल कर रहा है उसको रोकने के लिए जहां से वो हासिल कर रहा है, अमेरिका उसको अटैक कर रहा है। ये जो सारे बाकी चीजें हैं ना, ये बहाने हैं। ओके, आप समझते हैं कि ये जो जितनी भी जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, एटॉमिक वेपन है, उसके पास ही वो फलाना, जैसे आप समझ लें कि भाई इराक के तेल पे कब्जा था तो भाई बिल्कुल ऐसे ही केमिकल वेपन्स के ऊपर, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि इस रीजन में उसको अपना बदमाश जो है वो इजराइल को बनाना है, तो उसकी ग्रेटर इजराइल की जो है वो तकमील भी उसके लिए जरूरी है। लिहाजा हम ये इस खाम ख्याली से पहले तो बाहर निकले कि अगर ये एग्रीमेंट एक हो भी जाएगा तो ये टेम्परेरी एग्रीमेंट होगा। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अमेरिका का जो एजेंडा है
वो चाइना को रोकना है। Alright. और चाइना इसीलिए ईरान के साथ खड़ा है। Okay. उसकी वजह आप देखें, सबसे पहले चाइना और रशिया ने वीटो किया, जी। उसके बाद ट्रंप जो है ना वो दीवार के साथ लगा। अच्छा मीर साहब, मैं ये चाइना वाला फैक्टर है ना, इसकी तरफ अभी आता हूँ। जरा एक और इससे जुड़ी जो चीज़ है उसको डिस्कस करना है। पहले मैं चाहूँगा जरा ब्रिगेडियर बाबर साहब की तरफ जाऊँ और उनसे जरा इस हवाले से बात करूँ। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि ये जब ऑयल की बात होती है, जैसे मीर साहब ने अभी इंडिकेट किया एंड ही वेरी राइटली सेड कि इस वक्त पूरी दुनिया में एनर्जी की तरफ और रिसोर्सेज की तरफ जो है वो जिसका फॉल ज़्यादा होगा, पावर उसी के पास होगी। क्या ये वाकईतन इसी की आपको वॉर नज़र आती है या इसके अलावा कोई ऐसा प्राइम ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो हिडन है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इस समझ में ये आता है कि पूरी दुनिया में ये जो ऑयल की कमोडिटी है ना, इस पूरी जो सिचुएशन है एपिसोड से पहले वो डाउन साइड पे हमें नज़र आ रही थी, डिक्लाइनिंग फेज के ऊपर नज़र आ रही थी। मगर ऑल ऑफ अ सडन इसके अंदर एक हमने टर्न अराउंड देखा और प्राइसेस के अंदर हमने दोबारा से हाइक देखा। तो ये ऑब्जेक्टिव एक्चुअली है क्या? क्या ये इसको एक्वायर्ड करने के लिए है? क्या ये वाकईतन डिसआर्म करने के लिए है ईरान को कि वो जो वेपन्स हैं जिसको वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन पास्ट में कहा गया था, एटॉमिक वेपन्स है, इनको ना एक्वायर कर सके? ये है क्या? इसके अलावा भी कोई प्राइम ऑब्जेक्टिव ऐसा है जो हिडन है? इसके ऊपर मैं चाहूँगा ज़रा कमेंट करें। बाबर साहब, आपसे सवाल है मेरा। आवाज़ आ रही है बाबर साहब आपको मेरी? बाबर साहब के पास मेरे ख्याल में शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं ज़रा चाहूँगा मुनव्वर साहब से यही क्वेश्चन उनकी खिदमत में रखूँ। मुनव्वर साहब, सवाल मेरा आपने सुन लिया, मैं आपसे इस बारे में जानना चाहूँगा आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जी। आप दोबारा जरा रिवाइज कीजिएगा सवाल को। अच्छा, मैं ज़रा दोबारा दोहरा देता हूँ। मेरा सवाल ये था कि ये जंग आखिर है क्या? इसमें प्राइम ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या? क्या ये वाक़ईतन ईरान को डिसएंगेज करने के लिए, एटॉमिक वेपन से दूर करने के लिए सारी एक्सरसाइज हुई है, या ये रिसोर्सेज को ग्रास्प करने के लिए है? इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या कोई ऐसा भी है जो हिडन हो, जो हमें नज़र ना आ रहा हो? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। जी प्लीज़। पॉलिटिकल साइंस एंड सोशल साइंसेस के अंदर हमेशा हम लोग कन्फ्लेशन ऑफ काजेस देखते हैं। राइट कोई एक वेरिएबल नहीं होता जो रिस्पॉन्सिबल होता है। राइट इसमें एनर्जी रिसोर्सेज को भी कंट्रोल में करना है। ये बात ठीक है कि एक वेरिएबल ये है कि ईरान के जरिए से वो चाइना का जो रास्ता एंड सप्लाईज हैं उसको सिवियर करना चाहते हैं। और अमेरिका को इस रीजन के अंदर क्योस सूट करता है, इंडिया को सूट करता है और इजराइल को सूट करता है, लेकिन तीनों के मकासद जरा डिफरेंट है। अमेरिका चाइना को कंटेन करना चाहता है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, और इंडिया इस पूरे खित्ते में अपनी प्राइमेसी चाहता है। तो इन दोनों के तीनों के मुख्तलिफ ख्यालात हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसने एक रिलीजियस टर्न भी लिया है। यस और आपको एक एस्केथोलॉजिकल कन्वर्जेंस नजर आती है, एवेलेंजिकल्स या नियोकॉन्स या क्रिश्चियन जायनिस्ट, जोशवाइट्स और हिंदुत्व के दरमियान में। राइट और इसी वजह से इस वॉर को वो ग्रेट वॉर के अंदर तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें इतना पता नहीं था कि जो ईरान का रिजॉल्व है, कंसिस्टेंसी है, पॉलिटिकल सोशल कोहेसिवनेस है, और जो सेंटर ऑफ पावर स्ट्रक्चर है वो सस्टेन कर जाएगा, वो शॉक को एब्जॉर्ब कर जाएगा। और इनके इंटरसेप्टर्स और इमिनेशन खत्म हो गए हैं, जो आज स्कॉट रीटर ने बड़ी वजाहत के साथ, डेटा के साथ इसे बयान किया है। जबकि अभी भी ईरान के पास तकरीबन 25,000 से जायद बैलिस्टिक मिसाइल शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज मौजूद हैं। 40 से 45,000 उनके पास ड्रोन्स मौजूद हैं। ईरान स्टिल एक लंबी वॉर लड़ सकता है, लेकिन अमेरिका इतनी लंबी वॉर अब नहीं लड़ सकता। और इजराइल के तो घुटनों में खुद बैठ गया है हिजबुल्लाह, और 2 सालों की जंग में इवन वो हमास को डिसआर्म नहीं कर सके। तो हिजबुल्लाह तो दूर की बात है, जितना उन्होंने टफ टाइम दिया है, पूरी मरकाबा टैंक्स की जो फ्लैंक्स हैं वो उड़ाते हुए नजर आ। तो एक तो ये इसका है। तीसरा ये देखें, जो असल मकसद था अमेरिका और इजराइल का, जो उन्होंने डिक्लेयर किया था एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर, वो 3D ऑब्जेक्टिव्स थे। वो डिकैपिटेट करेंगे ईरानी रिजीम को, डिसमेंटल करेंगे ईरानी रिजीम को, और डीवेपनाइज करेंगे ईरानी रिजीम को। लेकिन ईरान की जो 3D पॉलिसी है वो ज्यादा सक्सेसफुल नजर आई, जिसमें उन्होंने डीऑक्सीजनाइज कर दिया अमेरिकन सप्लाईज को, डिसमेंटल कर दिया अमेरिकन मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन को, और डिस्पर्स कर दिया अमेरिकन लॉजिस्टिक्स को। तो ये उनकी कामयाबी थी। और इस सिलसिले में जो अमेरिका को मिला
वो 3 C's मिले, जहां पे कंफ्यूजन, रोज ऑब्जेक्टिव्स तब्दील, रोज बयानात तब्दील, रोज यू टर्न्स आपको नजर आए। यस और न फकत ये, उसके साथ उनको क्रैक्स मिले इन द अलायंस। आज फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, उनका मौकफ अलहदा है, जिसके बारे में मैं कहता हूं कि एक नया पोल वजूद में आ रहा है। एक पोल अमेरिका लीड कर रहा है, दूसरा चाइना, और तीसरा इस वक्त फ्रांस लीड कर रहा है। और फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने यह तक कहा कि वो तीसरा रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, बिकॉज वो पहले 2 रास्तों के ऊपर चलना नहीं चाहते। और फिर तीसरा सी जो है वो कर्ज है अमेरिका को विद इन अमेरिकन सोसाइटी एंड आउटसाइड ऑफ अमेरिकन सोसाइटी, जो है उनको कर्ज का सामना है। यहां तक के पोप जो कि न्यूट्रल थे, उन्हें कहना पड़ा कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात के बरखिलाफ है जो कि ट्रंप कर रहा है। तो कहने का मकसद ये कि इस वक्त कंफ्यूजन है, देयर इज नो क्लियर कट ऑब्जेक्टिव। और मिलिट्री स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को न ले सकें तो इट इज योर डिफीट, दिस इज नॉट योर विक्ट्री। और ईरान जो है, उसके बारे में परवीन साइनी कहता था वो शिकस्त नहीं खा सकता, तो मैं ये कहता हूं कि वो शिकस्त तो अब दूर की बात है। उन्होंने एक एग्रेसिव पोस्चर अडॉप्ट कर लिया, डिफेंसिव से ऑफेंसिव मोड के अंदर चले गए, उनकी विक्ट्री बिल्कुल जाहिर है। बिल्कुल ठीक है, ये तो अब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीज़ प्रोमिनेंट हो चुकी है कि जो इरानियंस हैं वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन के अंदर हैं, और नाउ दे हैव एवरी राइट कि वो उनसे क्वेश्चन कर सकें, पूरी दुनिया से डिमांड कर सकें, जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हैं उसको भी थोड़ा सा सॉफ्टनिंग की तरफ लेके जाएं, और प्लस ये कि जो फ्री ट्रेड है उसकी तरफ लेकर जा सकें, ताकि जो इकोनॉमिक साइकिल है वो दोबारा रिवाइव कर सके। और मेरे ख्याल में सूनर और लेटर ये चीज़ अब अचीव करने में शायद अब लगता है कि कामयाब हो जाएंगे। तो ये बड़ा क्रिटिकल, आपने बिल्कुल सही इसका एनालिसिस किया कि ये चीज़ तो बड़ी अब क्लियर नज़र आ रही है। मीर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अभी कुछ देर पहले जैसे आपने कहा कि नए ब्लॉक्स जो हैं वो बन रहे हैं, बड़ी पोलराइजेशन जो है वो नज़र आ रही है। पहले तो ये नज़र आता था कि जिस लाइन के ऊपर अमेरिकन चलते थे वहीं पे हमें सब नेटो शेटो सब नज़र आते थे, लेकिन इस वक्त जो है वो बड़ी डिवीजन नज़र आ गई है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किया द प्ले, वो डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स जो एवरी नाउ एंड देन आती थी, खासतौर पे जो एक्स है, जो फॉर्मली ट्विटर जिसको कहा जाता था, उसने इसको बड़ा क्रिटिकल कर दिया। अब क्या किया जाए? अमेरिकन को क्या ये चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है कि अगर प्रेसिडेंट लेवल के ऊपर कोई शख्स बैठकर अगर इस तरह की फर्दर स्टेटमेंट देगा तो ये न सिर्फ यूएस के लिए बल्कि वहाँ पे रहने वाले लोग और उनके एलाइज हैं उन सब के लिए बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा? क्या इससे कोई सबक सीख सकेंगे? मेरे साथ ज़रा फरमाइएगा। जी जी। अच्छा, ये तो मैं अगर अमेरिका में जो हमारे भी दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं जी, उनसे हम जब बात करते हैं तो हम डोनाल्ड ट्रंप की जो अब तक की जो उसकी जिंदगी है जी, तो कहते हैं कि भाई वो तो कभी भी एक कोई स्टेबल माइंड इंसान नहीं रहा जिंदगी भर। तो वो तो ये इस तरह का रहा है। लेकिन एक और बात मैं कहूंगा कि वो जो जंग के दिनों में इस तरह की बातें हैं तो वो कोई डिसेप्शन भी दे रहा था। वो बार बार जो है वो जो चेंज करता था, हम उसे बार दफा उसकी एंजाइटी से तब ताबीर करते थे। कभी हम कहते थे कि वो जो है वो झूठ बोल रहा है, कभी हम कहते थे कि फलां हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो अपने, जैसे एक मैं मिसाल देता हूं कि उन्होंने इस्फहान का जो ऑपरेशन किया और जिसमें उनको नाकामी हुई, जिसको उन्होंने ऑपरेशन रेस्क्यू कहा, अपना जी हम पायलट ले गए, ठीक है, तो वो उसमें उनको बहुत बड़ी नाकामी हुई और बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जो अभी नहीं थोड़े अरसे बाद हमारे सामने डिटेल आएंगी जब ईरानी उसको रिवील करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि, लेकिन वो क्या मैसेज क्या दे रहा है कि हम छुड़ा के ले आए हैं और हम फलां हो गए, हम जीत गए हैं और हम ये कर रहे हैं। इसमें दो चीजें और भी हैं। अब देखें, ट्रंप साथ साथ एक तो जंग लड़ रहा था, साथ साथ वो मार्केट को भी डिस्ट्रॉय करने से बचा भी रहा था। देखेंगे चालाकी भी है और उसमें बहुत से सरमायादार बहुत पैसा भी कमा रहे हैं। अच्छा मीर साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया, बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा इसको कंटिन्यू रखिएगा। मैं जरा ये पॉइंट आउट कर दूं कि ये जो दामाद साहब आ रहे हैं ना, इनका भी बड़ा रोल रहा है और इनकी भी एक पूरी हिस्ट्री रही है।
और ये जो मैनिपुलेशन मार्केट्स के अंदर होती रही हैं और किसने कितना एडवांटेज लिया है, मेरे ख्याल में अब ये बहुत जल्द जो है ये भी डिस्क्लोज हो जाएगा, सरफेस होने वाली है ये चीज़ कि किससे किसको कितना प्रॉफिट हुआ और कौन से पर्टिकुलर स्टॉक्स थे जिसके अंदर जो है वो मुनाफा कमाया गया है। जी प्लीज कैरी ऑन। ये देखिए कि एक दिन जब ऑयल की प्राइस नीचे जाती थी, जिस वक्त वो कहता था कि जंग वो खत्म होने वाली है, तो ऑयल प्राइस नीचे आती थी, Exactly. मार्केट स्टेबल होती थी। जैसे ही वो जो है ना वो नीचे आती थी, यकीनन वो बाइंग करते थे, फिर वो एकदम उसके अंदर वो चीज लाता था कि जैसे हर चीज तबाह कर दूंगा, खत्म हो रही है, फलाना हो रहा है। ऑयल प्राइसेस जो है वो एकदम जैसे ही वो 100 को क्रॉस करती थी, यकीनन वो लोग कमाई करते थे। तो ये दोनों गेमें कर रहे थे। वो सिर्फ जंग नहीं लड़ रहा था, साथ साथ बिजनेस भी कर रहा था। तो वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा कारोबार भी है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ, वो मुझे अभी आपसे बात करते हुए जो और भाई जो बात कर रहे थे उससे मुझे रिवील हुई और वो हमारे सामने आई कि वो ईरान की जो स्ट्रेटेजी हमने देखी, इस पे एक लाइन कहना चाहता हूँ, उसने दुनिया में जंग लड़ने का रूल ही चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि हमें भी इस चीजों पे सोचना पड़ेगा, दुनिया भी सोचेगी। और लोग उस वक्त शुरू में बहुत क्रिटिसाइज कर रहे थे जब उसकी क़यादत जो है शहीद हुई, कि देखें जी उसने एयरफोर्स नहीं बनाई, देखें जी उसने बैरिया नहीं बनाई, देखें। लेकिन उसने ये साबित किया है कि मैंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं की जी। ना ही मैंने एयर बेसिस बहुत ज्यादा बनाए हैं, ना ही मैंने बहुत से नेवल बेसिस बनाए हैं, ना बड़े बड़े कंटोनमेंट बनाए हैं। लेकिन मैंने जो दुनिया की जदीद तरीन सिस्टम है, एक तो साइबर, दूसरा ड्रोन और मिसाइल, सिर्फ उस पर ट्रस्ट किया और इतनी बड़ी ताकत के जो है ना उसका मुकाबला किया। एग्जैक्टली, कंसीडरेबली। इसका मतलब है कि जो बड़ी बड़ी इंस्टॉलेशन बनाने का कॉन्सेप्ट था वो ईरान ने चेंज कर दिया कि भाई ये जो इतने इतने बड़े आप ह्यूज कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इनसे आप जंग नहीं जीत सकते, बल्कि जो आपसे ताकतवर मुल्क है वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन जो इस वक्त खजा की जंग है और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जंग है, जो बयानिए की जंग है, उसमें उसने ऐसा मुकाबला किया है, जबकि उसकी मेन जो फ्रंट की क़यादत थी उसकी शहादत भी हो गई, सेकंड लाइन ने आके सामने जो है वो संभाला। तो इसका मतलब है कि उसने डायनामिक्स चेंज कर दिए हैं। बिल्कुल ठीक है। और अब अच्छा, रूल्स ऑफ द गेम जो है ना, इन खतूत पे सोचेगा। बिल्कुल ठीक है, जो गेम के रूल्स थे वो डिसाइड किए हैं और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी हिस्ट्री में बड़ा डिसाइसिव मोमेंट आ गया था ये। उसके बावजूद उन्होंने न सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि इनको पुश बैक भी किया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम देख रहे हैं और आगे भी यकीनन जैसा भी आपने बताया था और कुछ देर पहले भी ये बात हुई थी, डॉक्टर साहब ने भी इसको इंडिकेट किया था कि उनकी अभी भी कैपेसिटी इतनी है कि वो आने वाले वक्त में अगर मज़ीद उनको इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में जाना पड़ गया तो वो इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। मैं डॉक्टर साहब की तरफ एक दफ़ा फिर आऊँगा। डॉक्टर साहब, मैं ज़रा पाकिस्तान के रोल के हवाले से चाहूँगा ज़रा बात हो जाए। पूरी दुनिया ही इस हवाले से बात कर रही है और ये पाकिस्तान के पास बड़ी एक अपॉर्चुनिटी आई है, मीडिएटर भी बन रहा है इसके अंदर और इसके साथ साथ पाकिस्तान के जो अपने ओवरऑल चैलेंजेस हैं उनको भी मेरे ख्याल में टैकल करने के लिए इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलेगा, क्योंकि जब आपकी पोजीशन ऐसी हो जाए कि पूरी दुनिया की नज़रें आप पर हों, मेरे ख्याल में ये अपॉर्चुनिटी तो वंस इन अ लाइफ टाइम ही इसको कहा जाएगा। आपकी इसके बारे में क्या राय है? प्लीज़ मैं चाहूँगा ज़रा इस पर भी कमेंट करें ना। क्या राय है बीइंग पाकिस्तानी, जो आपका आर्क राइवल है जी जी, और वहां पे जो कांग्रेस के लीडर हैं शशि थरूर जी जी, उन्होंने एक टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए ये बात कही कि पाकिस्तान हैज सक्सेसफुली रीब्रांडेड इटसेल्फ, राइट, और पाकिस्तान हैज एमर्ज्ड एज अ पीस ब्रोकर, एज अ फोर्स ऑफ स्टेबलाइजर, जबकि जो भारत है वो इस स्ट्रैटेजिकली बदलती हुई दुनिया के अंदर कॉर्नर हो चुका है और हम दरिंदर टाइप मूवीज बना के फैंटेसीज में रहने के आदी हो गए। एग्जैक्टली। न फकत ये बल्कि दुनिया के जो मेजर की प्लेयर्स हैं, चाहे वो यूरोप से हो या अमेरिकन कॉन्टिनेंट से हो या ऑस्ट्रेलिया से हो या फिर एशिया से या फिर अफ्रीका से, everybody is calling your prime minister and foreign minister and field marshal और उनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं, उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब इसको जरा रिलेट कीजिए हिस्ट्री के साथ। बिस्मार्क थे 1870 से 1890 तक जी, और ये जर्मनी के सीजन्ड डिप्लोमेट थे और उनकी जो डिप्लोमेसी थी उन्होंने 3 काम सर अंजाम दिए थे। एक ये कि फ्रांस को आइसोलेट करवाया था, बिल्कुल,
दूसरा ये कि उन्होंने ब्रिज किया था उस वक्त की जो पावर्स थी, रशिया, पर्शिया और गालिबन स्पेन थी, स्पेन पावर, इनके दरमियान में उन्होंने एक किस्म के कनेक्शंस को एस्टेब्लिश किया था। और जो जर्मनी की यूनिफिकेशन थी उसे बचाया था टू फ्रंट वॉर से। आज पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान ने इजराइल और इंडिया को आइसोलेट कर दिया है। ईरान को 2-3 फ्रंट वॉर के सिनारियो से बचा लिया है और एक हॉटलाइन कायम की है अमंग रशिया, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में। एग्जैक्टली वो काम किया है जो 1962 में जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था, जिसके बाद एक हॉटलाइन कायम हुई थी फॉर्मर सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान में। आज पाकिस्तान ने वो काम सर अंजाम दिया है जो कि एक सुपर पावर या ग्रेट पावर अंजाम देता है। तो मुझे याद आता है हफीज मलिक मरहूम के, जो कि डिस्टिंग्विश्ड फॉरेन पॉलिसी के प्रोफेसर थे अमेरिका के, वो कहा करते थे कि इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस अगर इस खित्ते में कोई ताकत है तो वो पाकिस्तान है। और आज यूरोप इसको तस्लीम कर रहा है। यूरोप ये कह रहा है कि जो 3 लैंड मासेस हैं, जिसको परवीन साइनी जो इंडियन नॉन डिफेंस स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो भी इस बात को लिखते हैं कि इन 3 जो लैंड मासेस है उसमें जो पिवोट है दैट इज पाकिस्तान, एशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया। और वैसे भी हम जो ब्रिज करते हैं फार ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया को, एंड उसकी जो लिंचपिन है वो आपका सीपैक है। और जब गवादर और जो चाबहार है वो आपस में लिंक्ड अप हो जाएंगे, तो यू वुड हैव इजी एक्सेस इवन टू द सेंट्रल एशिया, और अफगानिस्तान का जो कांटा है वो दरमियान से निकल जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही इसका स्केच बनाया है और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गोइंग फॉरवर्ड ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट होने वाला है और हमें इसको ग्रैस्प करना होगा। ये बिल्कुल सही है और मेरे ख्याल में अभी तक ये बात किसी ने नहीं की है, बट ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और जो बहुत जल्द चीज़ मटेरियलाइज होती हुई हमें नज़र आ रही है। लास्टली मैं बाबर साहब की तरफ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब की तरफ आऊँगा। उनसे मैं चाहूँगा, क्योंकि राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया था, लास्टली एक कॉमेंट चाहूँगा ज़रा इस आने वाली जो मीटिंग है इसके हवाले से। क्या ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इसका कोई आउटकम निकल आएगा और क्या देख रहे हैं? मैं चाहूँगा बाबर साहब इसके ऊपर ज़रा कमेंट कर दें लास्टली। जी देखिए, मैं तो इन माई पर्सनल कैपेसिटी मैं तो वैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। और ऑप्टिमिस्टिक सिर्फ इसलिए नहीं हूँ कि ये मेरी ख्वाहिशात पर मबनी है, ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से मैं ये ख्वाहिश रखता हूँ। हम सबकी ये ख्वाहिश है और मनवर साहब ने जो बात की है विद फैक्ट्स एंड फिगर उन्होंने की है, मुझे पूरा यकीन है कि इससे हमारा बेहतर रास्ता निकलेगा। और हमारी लीडरशिप को मैं बिल्कुल उनको इस हिसाब से भी क्रेडिट देता हूँ कि ये सिर्फ ऐसे हवा में नहीं हो गया, ये बड़ा एक वेल थॉट आउट एक पूरा प्रोसेस था। और आप ये देखें कि लास्ट ईयर हमने इंडिया के साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक मिलिट्री हमने भरपूर उनको डिफीट किया, मिलिट्री विक्ट्री हासिल की। दुनिया ने हमें एज अ मिलिट्री पावर पहले भी दुनिया जानती थी, हमने मैनिफेस्ट किया, वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया, वहां से चीजें शुरू हुई। उसके बाद अभी हमने अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह एक डिप्लोमेटिकली दुनिया में बनाया है। और हमें सबको पता होना चाहिए कि हमारे जितने भी एनिमीज हैं और जो वेस्ट में बैठे हुए लोग हैं, हमेशा से कहते चले आए कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिकली है, जो हमारी सफारती तौर पे हम उतने दुनिया में ना सिर्फ प्रोमिनेंट है बल्कि रेलेवेंट भी उतने नहीं है। तो हमने भरपूर एक डिप्लोमेटिकली बनवाया। इसके बाद आप जो वॉर की जितनी सिचुएशन जब ये ठीक हो जाएगा मामला, तो इसमें से इवेंचुअलिटीज में से अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं। ऑलराइट, बिल्कुल ठीक है, इसका आउटकम यही है। ब्रिगेडियर साहब, वेरी सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम नाउ। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, डॉक्टर मुनव्वर हुसैन साहब, मुबशिर मीर साहब, आप तीनों मेहमानों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और शामिल गुफ्तगू रहे। बात हो रही थी इस वक्त ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है इसके हवाले से और ख़ास तौर पर ये जो इजराइल अमेरिकन और ईरानियन वॉर है इसके हवाले से हमने बात की। बहरहाल अब आने वाले जो 48 घंटे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सैटरडे को ख़ास तौर पे जो 11th को जो मीटिंग होने जा रही है इस्लामाबाद में, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। देखना यह है कि इसका आउटकम क्या निकलेगा। इसके ऊपर खुसूसी प्रोग्राम भी आपके लिए लेकर आएंगे और इसके ऊपर हमारी जो डायलॉग है, हमारी जो डिस्कशंस है वो इंशाल्लाह जारी रहेंगे। प्रोग्राम के वक्त यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।